जेडी एनुअल समिट 2025, जिसमें होंगे 100 से ज़्यादा आपके जाने पहचाने वक्ता। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। सनातनी धरोहर को बचाने के लिए जेडी समिट में योगदान करें और याद रखें कि हर एक योगदान महत्वपूर्ण है। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। आपका योगदान शत्रु बोध का मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अब मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 खबरें बताने जा रहा हूँ। ये चारों खबरें आपको अलग अलग लगेंगी, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों में एक चीज़ क्या है, इन चारों में कॉमन क्या है। तो पहली खबर सुनिए। पहली ये है कि 20-21 अगस्त को भारत ने नोटेम लिया है बे ऑफ बंगाल में एक मिसाइल टेस्ट करने का, जिसकी की लेंथ है 2530 किलोमीटर। 2530 किलोमीटर, ठीक है। तो 2530 किलोमीटर क्या होते हैं? 2530 किलोमीटर का मतलब ये है कि ये अग्नि सीरीज की मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल इतनी लेंथ की कोई है नहीं, तो बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट है। ये बैलिस्टिक मिसाइल आपने अभी भी सुना होगा कि भारत ने बोला था कि भाई हम अग्नि 5 बंकर बस्टर वाली जो है डीप पेनेट्रेटिंग 800 मीटर पेनेट्रेट करने वाली मिसाइल हम टेस्ट करने जा रहे हैं। 800 मीटर क्यों? क्योंकि 800 मीटर से गहरा मरियम बंकर नहीं होता। जो मरियम बंकर नूर खाल में था उसको तो उड़ा दिया गया। अब कोई भी बंकर अगर बनाया भी है इन्होंने अपने GHQ में, तो उसको उड़ाने के लिए ये टेस्ट किया जा रहा है। चलिए, खबर नंबर ये 1 थी। अब इसको आगे हम रिलेट करेंगे बाकी खबरों से। खबर नंबर 2 ये है कि चीन ने भारत के ऊपर से एंटी डंपिंग ड्यूटी हेलोजिनेटेड ब्यूटाइल प्लास्टिक, इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी थी। भारत के ऊपर, कनाडा के ऊपर, जापान के ऊपर। तो आप कहेंगे कि साहब इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात बता देता हूँ आपको कि चीन ने भारत के ऊपर से एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा ली है, जापान और कनाडा से नहीं हटाई है। तीसरी खबर, चीन ने भारत के ऊपर जो यूरिया एक्सपोर्ट पे कंट्रोल्स लगाए हुए थे वो हटा लिए हैं। और चौथी खबर, 32 कंट्रीज़ इस समय ब्रिक्स की लाइन में लगे हुए हैं और उसको एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं, जिनमें से 23 ने तो सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर ली है। और अभी जुलाई में 11वां देश जो था सऊदी अरब, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था, उसने भी ज्वाइन कर लिया है। तो नाउ ब्रिक्स इज 11 स्ट्रॉन्ग, बिगर देन G7। और ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो टोटल GDP शेयर है पूरी दुनिया में, वो अब हो गया है लगभग 38%। और G7 का कितना है? G7 का है 25%। अब आप कहेंगे कि भाई ये 4 अलग अलग खबरें सुना के हमको क्या इंप्रेस करने का प्रयास कर रहे हो? भाई ये 4 अलग अलग खबरों में ऐसी क्या बात है? इनमें एक तंत्र क्या है? एक तंत्र बता देता हूँ। एक तंत्र ये है कि भारत ने सीधे सीधे ट्रंप को ये बता दिया है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। और ये तुमने जो न्यूक्लियर वाली धमकी अपने घर में बिठाल के इस मुल्ला मुनीर से दिलवाई है और जिसके बारे में तुमने चुप्पी साध रखी है, तुम्हारे पूरे मीडिया ने चुप्पी साध रखी है, तो उसका जवाब हम देकर रहेंगे। और ये 20-21 अगस्त वाला टेस्ट जो है वो उसकी बानगी है। अब तुम अपने चेले पाकिस्तान को बचा के दिखाओ। साथ में
चीन ने ये जो 2 काम किए हैं वो अमेरिका को बता रहा है कि भाई मैं इससे अलग हूँ। अब पाकिस्तान की पिटाई होगी तो भाई ऐसा है, अब तुम ही उतनी दूर से वहाँ बैठ के इसका बचाव करना, मैं नहीं आ रहा इसमें, मैं अब भारत के साथ जा रहा हूँ। ये अमेरिका को मैसेज है। और चौथा मैंने जो आपको बताया वो ब्रिक्स वाला, वो पूरी दुनिया का मैसेज है अमेरिका को, पूरी दुनिया का मैसेज है अमेरिका को। यानी 11 हैं, 32 लाइन में है, 32 में से 23 एक्टिव हैं, क्योंकि लाइन में तो पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान को तो भारत घुसने नहीं देगा ब्रिक्स में, ये पक्की बात है। क्योंकि उसमें ब्रिक्स में नियम ये है कि जो 5 फाउंडर मेंबर्स हैं उनकी सहमति आवश्यक है, उनका वीटो है। तो ये जो 5 फाउंडर मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, वो वीटो एक्सरसाइज करेंगे और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह जब ये ब्रिक्स का ये पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा तब आप पाएंगे कि ये 5 कंट्रीज़ जो है, ये 5 देश जो है वो अलग से एक वीटो धारक देश बनेंगे। यूएस की पावर अभी कहीं नहीं जा रही, यूएस की पावर धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। और उसके लिए आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के लोग अमेरिका से खड़े होके बोल रहे हैं। जैसे पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने जो बयान दिया है वो वायरल है, पूरे विश्व में वायरल है, अमेरिका में वायरल है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये मुल्ला आसिम मुनीर जो है, ही इज़ नथिंग बट ओसामा बिन लादेन इन अ सूट, ओसामा बिन लादेन इन अ सूट। और भी लोग कह रहे हैं, आप देखेंगे तो लोग कह रहे हैं कि द अमेरिकन एम्पायर इज़ ओवर। अमेरिकन एम्पायर पीक्ड अबाउट 10-12 ईयर्स अगो। 2008 का जो इनका 2008 का जो इकोनॉमिक डाउन टर्न था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जिसकी वजह से हुई, वो 2008 यानी ओबामा के आने के जस्ट बाद वो उनका पीक था और उसके बाद से उनका डिक्लाइन आरंभ हो चुका है। और अब अमेरिका इज़ अ डिक्लाइनिंग पावर एंड चाइना एंड इंडिया आर अ राइजिंग पावर। और ऐसे समय में अमेरिका को यदि अपनी ताकत लंबे समय तक बचा कर रखनी थी तो उसको भारत को अलग नहीं करना चाहिए था। और अगर मान लीजिए एक स्ट्रेटेजिक नहीं, एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है भारत और चीन में अगले 10 वर्ष के लिए भी, क्योंकि आपस में टकराहट तो होगी, नेबर्स है ना, नेबर्स में टकराहट तो होगी, लेकिन मान लीजिए अगर 10 वर्ष के लिए भी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई तो चीन और भारत मिल के अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ देंगे, बहुत अधिक पीछे छोड़ देंगे। बाकी ये जो मानगी दिखाई जा रही है ना 2530 किलोमीटर वाली, और जैसा मैंने कहा ये अमेरिका को नहीं दिखाई जा रही, ये पाकिस्तान को नहीं दिखाई जा रही, ये अमेरिका को दिखाई जा रही है। और अमेरिका को दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि सितंबर में पुतिन आ रहे हैं भारत, उनका समय लगभग तय हो गया कि वो सितंबर में आएंगे। और सितंबर में जब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे समझौते और होंगे। SU-57 का समझौता होगा, S-500 का समझौता होने की भी संभावना बन रही है। यद्यपि भारत को S-500 की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने डिफेंस पर्पसेस के लिए नहीं, शायद तो स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए, और टू परमानेंटली होल्ड ऑफ चाइना। S-500 चाइना को नहीं ऑफर कर रहा रूस, तो रशिया जब S-500 भारत को दे रहा है तो भारत S-500 लगा के चाइना वाला फ्रंट भूल जाएगा कि भाई यहाँ तो अब चाइना की हिम्मत पड़ने वाली नहीं कहीं भी पास आने की। और S-400 पूरी तरह से टारगेट कर दी जाएगी किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर S-400 इसलिए भी टारगेट की जानी आवश्यक है क्योंकि पाकिस्तान ने अभी धमकी दी है कि वह RIL जामनगर पर हमला करेगा, जामनगर पर हमला करेगा। जामनगर रिफाइनरी जो देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है उस पर वो हमला करेगा। हमला करके बताए, हमला
करके बताए, क्योंकि S-400 की जो एंटी मिसाइल कैपेबिलिटी है वो इतनी है कि पाकिस्तान की ये जो स्लो मूविंग पुरानी वाली लिक्विड फ्यूल वाली ये सारी जो मिसाइल्स हैं ना, इनका काम तमाम कर देगा, आराम से काम तमाम कर देगा। ये कहीं आसपास लगती नहीं है। इनको पीटने के लिए छोड़ेंगे और ये बुरी तरह से पिटेंगे। बाकी अब सबकी निगाह तो है, देखेंगे कि भाई ट्रंप और पुतिन मीटिंग में क्या होता है। ट्रंप बाबू को तो यूरोप वाले और येलेंस्की ही भाव नहीं दे रहे हैं। वो ही खड़े हो गए हैं ट्रंप के सामने और कह रहे हैं कि तुम कौन होते हो हमारी ज़मीन का सौदा करने वाले। ये यूरोप है, यूक्रेन के संरक्षक हम हैं, तुम नहीं होगे तो क्या। यूरोप इस लायक नहीं है जो यूक्रेन को सुरक्षा दे सके। हमसे बात करो पहले, बिना हमसे बात किए अगर कोई कमिटमेंट कर दिया तो ख़बरदार। काम बहुत अच्छा किया रशिया ने। रशिया ने ये मीटिंग एक्सेप्ट करके यूरोप और अमेरिका में झगड़ा इतना बढ़ा दिया है कि अब लगता है कि अमेरिका के पूरी तरह से अलग थलग होने का कार्यक्रम बनने वाला है। और बहुत अच्छा है, हम तो इसका स्वागत ही करेंगे। इसी बहाने EU भी FTA कर लेगा भारत से, तो EU का भी FTA हो जाएगा, तो फिर ये अमेरिका जो है वो बैठ के अपने भजन करे। चाइना से तो हिम्मत हुई नहीं कुछ करने की, भारत के साथ भी कुछ नहीं करना है, भजन करे। क्योंकि ये भी अब क्लियर होता जा रहा है कि इसने ये रशिया वाला ये जो सेकेंडरी सैंक्शन भारत के ऊपर लगाया 25% कि आप रशिया से ऑयल ख़रीदते हो, वो केवल इसलिए लगाया है कि यूरोपियन यूनियन जो ऑयल भारत से ख़रीद रही है वो भारत से ना ख़रीद कर US से ख़रीदने लगे। बहुत बदमाश है ये अमेरिका वाले, हर चीज़ में इनके कुछ ना कुछ जो है वो पेंच होता है। लेकिन भारत ने भी पेंच का पेंच निकाल लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।